Okay, so today we are going to start with next topic, and that next topic is simple pendulum. सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या होता है। So let's first talk about what is an ideal simple pendulum. Ideal simple pendulum and what is a practical simple pendulum. हमको बेसिकली इस टॉपिक में प्रूव ये करना है कि प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होगा फॉर स्मॉल एंगल दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनीवेज, तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम बेसिकली। ओके, तो सिंपल पेंडुलम मतलब बहुत एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। सो यू टेक अ रिजिड सपोर्ट पे एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, और यहाँ पे नीचे एक पार्टिकल है, राइट, हेवी पार्टिकल। इट इज़ नॉट अ स्पीयर, इट इज़ जस्ट अ पार्टिकल। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम basically consists of or is a heavy particle attached to a massless, inextensible and flexible string. Okay, so we'll just define what is an ideal simple pendulum. An ideal simple pendulum is a heavy particle because it is a particle. तो हम लोग पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करते हैं, मतलब सारा का सारा मास एक पॉइंट में है, suspended by a massless inextensible, क्योंकि हेवी पार्टिकल लगा दोगे तो स्ट्रिंग एक्सटेंड हो सकता है, बट हियर इन दिस केस शुड बी इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग from a rigid support from a rigid support. Okay, so this is what we define as ideal simple pendulum, but in reality ऐसा हो नहीं सकता. You cannot have a massless string. Okay, you cannot simply have a massless string. तो what we can have is another thing is हमारे पास एक heavy point particle नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या हो सकता है, we can have a bob. Okay, so we can have a bob. Bob is nothing but a sphere, a small sphere, a heavy sphere, और इसका कुछ रेडियस होगा. गुड. सो वन मोर थिंग इज दैट वी शुड नो कि इसका जो रेडियस है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज आर, रेडियस ऑफ स्फीयर. दिस इज बेसिकली, हियर आई विल से एल, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बट लेंथ ऑफ पेंडुलम, अच्छे से सुन लो, बट लेंथ ऑफ पेंडुलम इज टेकन टू बी अप टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. So length of string L, or we can say LS basically, that is length of the string. Length of pendulum is nothing but length of the string plus the radius of the bob. Okay, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम. तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है? एंड प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट अ हेवी मास इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर, जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं यहाँ पे. सो दिस विल बी कॉल्ड एज बॉब. ओके, गुड. तो ये पता होना चाहिए आपको. सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग नहीं हो सकता आइडियली, इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. तो यही एक डिफरेंस है. आइडियल सिंपल पेंडुलम में एक पॉइंट पार्टिकल, हेवी पॉइंट पार्टिकल इज सस्पेंडेड
by a massless, inextensible and flexible string from a rigid support. Practical simple pendulum में a heavy bob is suspended from light, मतलब less weight, light and inextensible string. Okay, so let's just define what is a practical simple pendulum. A practical simple pendulum is a heavy basically heavy in the sense it is dense. इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मास ज़्यादा होगा ना. वाई? बिकॉज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी ज़्यादा मतलब मास ज़्यादा, बिकॉज मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ओके, गुड. सो हेवी dense sphere which is called as bob, and as I told you is suspended by a light and inextensible string from a rigid support. तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम. अब एक्चुअली प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में हमको करना क्या है? हम लोगों को प्रूव ये करना है कि अगर मैं इस प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम को एक स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करता हूँ, रिमेंबर दिस वर्ड स्मॉल एंगल. अगर मैं इसको एक स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करता हूँ और रिलीज कर देता हूँ, तो ये जो मोशन परफॉर्म करेगा, राइट, दैट मोशन विल बी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये जो हमारे पास बॉब था, बॉब को हमने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है और उसको रिलीज कर दिया है. तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है. ओके, राइट. तो रिलीज करने के बाद ये जो पेंडुलम है ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा. अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ये हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? ओके, तो आपको याद होगा कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन या फिर फोर्स इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट. F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा था, या फिर आपने A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा था. तो अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स या फिर एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स इन दिस केस, तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम है, वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फॉर स्मॉल एंगल? क्योंकि अगर मैं इस बॉब को ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, इफ आई टेक इट टू लार्ज एंगल्स, मैं ऐसा भी कर सकता था. आई कैन टेक दिस बॉब हॉरिजॉन्टली यहाँ पे और छोड़ दिया, तो इट विल परफॉर्म पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन है. स्मॉल एंगल थीटा के लिए जो मोशन परफॉर्म होगा वो लीनियर होगा. तो हमको प्रूव क्या करना है कि ये पेंडुलम जो है ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा. वो कैसे प्रूव करेंगे वी विल सी, बट हमने जो पहले चीज़ें स्पेसिफाई की है, मैंने क्या बताया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन. मान लेता हूँ मैं ये O पॉइंट है जहाँ से मैंने एक्सटेंशन, मतलब जहाँ पे से मैंने स्ट्रिंग बांध के रखा है, तो पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ये स्मॉल r तक, दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम. तो पहले एक चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आता है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अलग दिया होता है और बॉब का रेडियस अलग दिया होता है. तो आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम कैपिटल L इज स्मॉल l प्लस r ये पता होना चाहिए. तो वील हैव टू गो पॉइंट बाय पॉइंट. सो द फर्स्ट थिंग वाज द डिस्टेंस between the point of extension और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी बोल सकते हो, between the point of suspension and the center of gravity and center of gravity
ऑफ द बॉब, पता होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास आर सेम इफ द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल लाइक स्पीयर। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड, राइट। सो center of gravity of the bob is called as length of the pendulum, is called as the length of pendulum, as the length of pendulum, right। तो बाकी चीज़ें जो है हम लोग सिर्फ डिफाइन कर देंगे, जैसे कि इस बॉब का मास है m, राइट। आपको पता है कि हमेशा जब भी एक स्ट्रिंग पे एक अगर आपने मास अटैच करके रखा है तो उस स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन फोर्स होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टी डैश। वाई टी डैश? क्योंकि कैपिटल टी विल बी रिजर्व फॉर टाइम पीरियड, और हमको टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालना है। तो फोर्स ड्यू टू नॉट सरफेस टेंशन, सॉरी, फोर्स ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग that will be represented by T dash. So let M be the mass of Bob, T dash be the tension in the string, right? Good enough. Now, अब हमको और एक चीज़ पता होनी चाहिए, लेट्स जस्ट गिव सम नेम। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो था वो ए पे था, मतलब क्या, व्हेन ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। हमने इस पेंडुलम को डिस्प्लेस नहीं किया, तो बॉब कहाँ होगा? एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब ए पोजीशन पे होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। हम लोग बाद में बॉब को डिस्प्लेस करेंगे और बी पॉइंट पे ले जाएंगे, तो वी शुड नो दिस, ओके, राइट। सो ए be the equilibrium position of the pendulum or the bob, एक ही बात है, equilibrium position of the pendulum or the bob, it's one and the same thing, okay। अब मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस बॉब को बी पॉइंट पे ले जाएंगे, मतलब a small angular displacement of theta, and then we will release it, okay। So now the bob is displaced or moved or taken, displaced through a small angle theta and released। अब रिलीज करने के बाद क्या होगा कि इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। द पेंडुलम विल, आई विल बेटर से इट विल ऑसिलेट, बिकॉज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या तो फिर लीनियर वर्ड मत यूज करो, क्योंकि ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यही तो प्रूव करना है हम लोगों को, हमने प्रूव नहीं किया अभी तक। तो ऐसा बोलो, द पेंडुलम विल ऑसिलेट अबाउट मीन पोजिशन, या द पेंडुलम विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। डो नॉट यूज लीनियर वर्ड, लीनियर हमको प्रूव करना है। द पेंडुलम विल परफॉर्म simple harmonic motion about its mean position, which is A in this case, about its mean position A। Good enough, simple। अब let's go back to this diagram। जब पेंडुलम B पोजीशन पे है, मतलब डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे है, तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं हमको वो देखना है। तो एक तो टेंशन T डैश है अलोंग द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दूसरा है mg which is vertically downwards, so mg is this vertically downwards। now if I extend this line, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, let us say एक्सटेंड कर लिया, ओके। थोड़ा सा इसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ, बिकॉज आई नीड टू ड्रॉ एंगल देयर। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल थीटा होगा। why this angle will be theta? because you know corresponding angle theorem, okay, so that is corresponding angle।
अब ये जो मैंने mg लिखा है इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम लोग। एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, आई एम जस्ट ड्राइंग इट इन अ डिफरेंट कलर हियर। एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ अलोंग दिस लाइन, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये आ जाएगा आपका mg sin थीटा, राइट। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने सिर्फ डिस्प्लेस पोजीशन में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो देखा। दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कौन से दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? तो यू नो टेंशन टी डैश और एम जी, दो फोर्सेस हैं। फिर हमने एम जी के कंपोनेंट्स कर दिए। ओके, एम जी के कंपोनेंट्स हो गए एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि जब ये पार्टिकल जब ये पेंडुलम ऑसिलेट होगा तो उस केस में वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जाने वाला फोर्स कौन सा फोर्स होगा? तो वो एम जी साइन थीटा होगा। हम डायग्राम से देख पा रहे हैं यहाँ पे। गुड, बट वील हैव टू नोट एवरीथिंग वट एवर वी हैव सेड। सो सबसे पहले डिस्प्लेस पोजीशन में दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, विल जस्ट मेंशन दैट। सो इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन two forces act on the bob. Two forces act on the bob. A, tension T dash, which is along the point of suspension, tension T dash along the point of suspension. Another was weight mg, which is vertically downwards. Weight mg, which is vertically downwards. Vertically downwards. अब हमको पता है कि ये जो मैंने बताया था आपको, mg के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो वी विल हैव टू स्प्लिट अप इनटू कंपोनेंट्स। ओके, weight mg can be resolved into two components. आपको पता है पहला, if you remember the diagram, mg cos थीटा जो टेंशन t डैश को बैलेंस करेगा, mg sin थीटा जो नेसेसरी centripetal in this case because this is not circular motion, mg sin theta which will give restoring force basically. So first component mg cos theta which is along the string, which is along the string, and balances tension T dash, okay. दूसरा mg sin theta which is tangential, क्योंकि वो टेंजेंशियल है। अगर अच्छे से देखोगे तो आप डायग्राम में, टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द पेंडुलम along the tangent है वो, which is tangential and provides restoring force क्योंकि उस पेंडुलम को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस जाना है, इसलिए therefore what we know is therefore restoring force, and I am writing this in as simple language as possible. Restoring force is F is equal to minus mg sin theta, right? अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि हम लोगों ने इसको एक स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया है, तो थीटा स्मॉल होना चाहिए। तो as theta is very small, let us say less than 10 degrees. So theta is less than 10 degrees. Sin theta is approximately equal to theta.
इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ। देयरफॉर f इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, राइट, क्योंकि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल। वो कैसे आता है, तो आपको साइन का सीरीज पता होना चाहिए। साइन थीटा इज थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा इज टू 5 बाई फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर थीटा की स्मॉल वैल्यूज के लिए व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, साइन थीटा का पावर सीरीज एक्सपांशन पता होना चाहिए। थीटा थीटा रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऐसा चलता है। फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, थीटा रेज टू क्यूब इज इवन स्मॉलर, स्मॉल वैल्यू आ जाएगी ना। अगर मैं थीटा की वैल्यू लेता हूँ 0.02, 0.01 लेट अस से, तो 0.01 मतलब 10⁻² का क्यूब 10⁻6 और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये स्मॉल, ये स्मॉल, ये स्मॉल, तो सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू थीटा बचेगा। तो दैट इज बाय वी से फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा एंड कॉस थीटा इज 1। कॉस थीटा का पावर सीरीज एक्सपांशन थीटा रेज टू 0 मतलब 1 से स्टार्ट होता है। तो यू विल हैव टू नो, आपको पावर सीरीज एक्सपांशन पता होने चाहिए एंड दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज यू आर इन +2 नाउ, तो पता होना चाहिए आपको ये। Good. So what we know is f is equal to minus mg theta. But if you look at this diagram, और आपको पता होगा, ये पता होना भी चाहिए, arc length x, arc of a circle is angle times radius. तो एंगल यहाँ पे थीटा है टाइम्स रेडियस मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं, लेंथ ऑफ पेंडुलम, क्योंकि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज बेसिकली रेडियस ऑफ दिस मोशन। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू थीटा इंटू एल, therefore theta is equal to x by l। ये तो बेसिक ज्योमेट्री है, तो स्कूल से पता होना चाहिए ये। therefore f is equal to minus mg x by l, गुड इनफ, राइट। अब हमको पता है कि m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो f is proportional to minus x, right, since m, g and l are constants, therefore फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हो गया, प्रूव कर दिया कि रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये जो मोशन होगा ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, राइट। तो वी शुड नो दिस, इन एनी केस वी शुड नो दिस, बट लेट मी जस्ट गिव इट सम नंबर। इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको, लेट अस से हियर इक्वेशन नंबर 2। तो आगे लिख देंगे हम लोग, बट इन एनी केस हमको आगे जाके we have to find time period equation also. So therefore what we have proved is for small displacement, for small displacement, restoring force is directly proportional to displacement, मतलब f is proportional to x। बट अभी माइनस क्यों आया वो प्रूव करना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट एंड इज अपोजिटली डायरेक्टेड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड एंड इज oppositely directed, okay। Therefore the motion of bob of a simple pendulum can be taken as linear simple harmonic motion। तो linear word मैं अभी यूज कर रहा हूँ, पहले नहीं किया था। hence the bob of simple pendulum, the bob of a simple pendulum performs linear simple harmonic motion, SHM, linear SHM, okay। Now
From equation 2 what we can say is, from equation 2 हमको पता है f is equal to minus mgx by l, but what we know is f is equal to ma. Therefore ma is equal to minus mg x by l. cancel, right? तो a by x मतलब ये आपका आ गया acceleration per unit displacement. Acceleration per unit displacement is minus g by l, which is g by l just in magnitude. तो डायरेक्शन छोड़ दिया तो मैग्नीट्यूड की बात की तो इट इज जस्ट प्लस g by l. गुड. नाउ हाउ कैन वी राइट डाउन इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड? अगर आपको याद होगा, बट वी नो दैट, अगर आपको याद है ये हमने अभी पिछले सेशंस में किया है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. और अगर आपको याद है 2 पाई बाय ओमेगा को हमने लिखा था अंडर रूट ऑफ के बाई एम, और हमने वो प्रूव किया था कि दैट इज अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स. इफ यू रिमेंबर हमने प्रूव किया है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स. हमने ऐसा बोला भी था इसको कि दिस इज एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ये हमने बोला हुआ है, ये हमने प्रूव किया हुआ है लास्ट सेशंस में. So I will not go back again to that thing because we have proved it. Therefore time period t is 2 pi upon a by x under root, और a by x हमने निकाल के रखा है that is g by l. So under root of g by l. So therefore this is equal to 2 pi root of l by g. रूट ऑफ l by g. तो ये हमको मिल गया टाइम पीरियड का इक्वेशन. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? आगे समझेगा, नेक्स्ट टॉपिक में समझेगा. व्हाट वी विल डू इज विल कंपेयर कॉनिकल पेंडुलम का मोशन जो आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है. एंड बेसिकली कल टेस्ट रखने का रीज़न यही था कि दैट यू शुड गो थ्रू दैट कॉनिकल पेंडुलम. तो आज मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ कि कॉनिकल पेंडुलम में और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में what is the difference. So we should know this. So t is equal to 2 pi under root of l by g. Let's give it some equation number. I don't remember, last time was second, so I'll say this is third. Right. अब important क्या है, हमको टाइम पीरियड तो मिल गया किसका, सिंपल पेंडुलम का. बट व्हाट वी नोटिस हियर, टाइम पीरियड ऑफ अ simple pendulum, basically when a simple pendulum performs linear simple harmonic motion, मतलब for small angle, हमने नोटिस क्या किया, हमने नोटिस ये किया कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ. टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी. टाइम पीरियड does not depend on mass of the bob. Interesting. मतलब 10 किलो का बॉब हो या 100 किलो का बॉब हो या 1000 किलो का बॉब हो, टाइम पीरियड remains same. Okay, if there is no friction due to air, right? or does not depend on amplitude. मतलब आपने 3 डिग्री पे लाके इसको रिलीज किया या 5 डिग्री पे या 8 डिग्री पे, डजंट मैटर. बट ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे स्मॉल एंगल्स की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री के ऊपर नहीं हो सकता. गुड, राइट. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन conclude that what we can conclude is, first, the period of a simple pendulum, the period of a simple pendulum is directly proportional to square root of its length, is directly proportional to square root of its length, to square root of its length. First thing. Second point, it is inversely proportional to the square root of its to
to the square root of acceleration due to gravity. The period of a simple pendulum is inversely proportional is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. तीसरा तीसरा मैंने आपको बताया, it does not depend on mass of the bob, it does not depend on the amplitude. So period of simple pendulum is independent of mass of the bob. The period of a simple pendulum does not depend of a simple pendulum or simple pendulum does not depend or is independent of does not depend on mass of the bob, and lastly it is independent of amplitude. So for small amplitudes, of course, for small angular displacements, the period of a simple pendulum does not depend on does not depend on its amplitude. Of course, for small displacements. Anyways, तो ये जो चार लॉ हमने लिखे हैं इसको बोलते हैं लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ सिंपल pendulum, right? So these four things, 4 points, 4 rules, 4 observations, 4 conclusions are called as laws of simple pendulum. Good. Then up we will see one more thing related to this, which is called as seconds pendulum. Seconds pendulum बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग चीज है. हमने अभी अभी 4 पॉइंट लिख दिए रिलेटेड टू टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. हमारे पास इक्वेशन भी है. अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, जस्ट अ मिनट, ओके. तो अगर हमारे पास एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, 2 सेकेंड, नॉट 1 सेकेंड, that pendulum will be called as seconds pendulum. Okay, so a seconds pendulum, or basically a simple pendulum whose time period is 2 seconds is called as seconds pendulum. तो बेसिकली एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हियर, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था. तो मान लो कि वो पेंडुलम जो है, सेकेंड्स पेंडुलम जो है, वो बी से रिलीज किया था, वो ए पे आया, फिर सी पॉइंट पे जाएगा, फिर सी से वापस बी पे जाएगा, तो 2 सेकेंड, मतलब बी टू सी is 1 second and C to B is 1 second again. So such a pendulum is called as seconds pendulum. But by the way, इससे क्या हुआ? We know that time period was 2 pi under root of L by G. But for a seconds pendulum, T is equal to 2 seconds, 2s. Therefore,
2 इज इक्वल टू 2 पाई, सिर्फ टी की वैल्यू मैंने डाल दी, अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, कैंसिल एंड कैंसिल। जब मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू 2 डाली तो मैं लेंथ को बोलूँगा एल एस, राइट। एल इज इक्वल टू एल एस इज लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे। तो 2 सेकेंड अगर टाइम पीरियड होगा तो वो एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए होगा, इसलिए मैंने बोला कि लेंथ विल बी एल एस if the time period is 2 seconds, मतलब length of seconds pendulum. Therefore, what you have is 1 is equal to pi under root of ls by g, squaring on both sides. Therefore, 1 is equal to pi square ls by g. Therefore, length of seconds pendulum ls is g by pi square. So this is a constant basically, and if you know value of g is around 9.8, pi square is also around 9.8. So roughly length for a second pendulum is 1 meter, rough. Okay, I'm just talking about rough values here. So this expression, let us say equation number 4. So equation 4 gives length of a second pendulum. Equation 4 gives length of a seconds pendulum. Right. So let us summarize. अभी तक हमने क्या सीखा, और बहुत इजी है ये। समरी में हमने क्या सीखा, हमारे पास पहले तो हमने आइडियल पेंडुलम को डिफाइन किया था। एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को एक पॉइंट से सस्पेंड किया है फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, और उस पे नीचे एक हेवी पार्टिकल मास है। ऐसे पेंडुलम को बोलेंगे हम लोग सिंपल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम, राइट। हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड with the help of a rigid support by a massless, inextensible and flexible string. But the thing is, practically it is not possible to have a massless string. Massless string नहीं हो सकता, light हो सकता है। Light and inextensible string को जब आपने एक बॉब लगा दिया, बॉब मतलब it is a heavy, that is dense sphere, तो उसको बोलोगे आप प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। अब बात ऐसी है कि जब मैंने सिर्फ पॉइंट पार्टिकल लिया था ना, इफ यू रिमेंबर पॉइंट पार्टिकल लिया था, तो इस केस में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिकम्स लेंथ ऑफ पेंडुलम। और जब आपने एक बॉब लगा दिया, तो अब ये जो बॉब का रेडियस है वो भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होंगे, क्योंकि एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है मतलब वो। तो वो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जो स्फीयर का सेंटर है, एक्चुअली में वो ही सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। सो दैट इज अनदर थिंग कि आपको इस केस में लेंथ ऑफ पेंडुलम विल बी L, capital L is equal to small l plus r, length of string plus radius of that bob. अब हमने क्या किया था कि हम लोगों ने सिर्फ इस बॉब को एक स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस्ड करके यहाँ पे लाया, दैट इज पॉइंट B, और इक्विलिब्रियम पोजीशन था A। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब व्हेन ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, वो A पोजीशन था। मैंने अब इसको स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस किया, और ये जो डिस्टेंस बनेगा इसको बोलेंगे x, राइट। सी द थिंग इज, डायग्राम में मैं स्मॉल एंगल दिखा नहीं सकता, क्योंकि फिर मैं फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो थीटा मैंने यहाँ पे दिखाते वक्त बड़ा दिखाया है, लेकिन एक्चुअली इट इज स्मॉल, लेस देन 10 डिग्री, राइट। सिर्फ दिखाने के टाइम डायग्राम में ज़्यादा दिखा रहा हूँ, बिकॉज अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू रिजॉल्व फोर्सेस। एनीवेज, अब इस डिस्प्लेस पोजीशन में, मतलब जब पेंडुलम बी पोजीशन पे है, तब क्या हो रहा है, तब कौन कौन से फोर्सेस है, तब दो फोर्सेस है। एक है टी डैश, टेंशन इन द स्ट्रिंग,
डायरेक्टेड अलोंग द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन O, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। दूसरा है mg वेट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दो फोर्सेस है डिस्प्लेस पोजीशन में। अब मैं इन दो फोर्सेस के कंपोनेंट कर देता हूँ। एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आ जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि mg cos थीटा क्यों, क्योंकि एडजेसेंट साइड है तो दैट साइड इज cos साइड, तो mg cos थीटा। और ये आ जाएगा mg sin थीटा। अब हमको डायग्राम से दिख रहा है कि mg cos थीटा t डैश को बैलेंस करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ t डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा। और mg sin थीटा जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब वो पेंडुलम को, मतलब बॉब को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस ले जाएगा, राइट। बट व्हाट वी नो इज sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। Therefore, what I can write is F is equal to minus mg theta, right? But from diagram you can see, from figure you can see, आपको दिख रहा है यहाँ पे arc length is what, theta times L, मतलब थीटा क्या मिल गया आपको, x by L। Therefore force क्या मिल गया आपको, minus mg x by L। मतलब restoring force is proportional to x with a negative sign, क्योंकि mg और l कांस्टेंट है। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन। व्हाई नेगेटिव साइन? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ऐसा कब होता है? ऐसा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में होता है। तो ये जो बॉब मोशन परफॉर्म करेगा ये भी लीनियर सिंपल हार्मोनिक होगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे प्रोपोर्शनल है टू डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन। बट एनीवेज फोर्स इज आल्सो m into a। तो a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल, एम एम कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल है टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो मैंने आपको बताया था कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी मोशन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, या फिर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, दैट बिकम्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। By the way, what we have obtained is a by x is minus g by L, or simply just g by L with a plus sign. If you talk only about magnitude and not direction, so acceleration per unit displacement is g by L. तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। और याद होगा आपको, आपने ओमेगा लिखा था अंडर रूट ऑफ के बाई एम। अगर आपको याद होगा आपने के लिए लिखा था एफ बाई एक्स, और वो सब सॉल्व किया था बेसिकली। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स। ये हमारे पिछले टॉपिक्स में हुआ है। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, बट दैट इज रूट ऑफ जी बाई एल। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये आ गया आपका टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन। गुड इनफ। अब टाइम पीरियड हमको मिल गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अगर इस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होगा तो उसमें मैं बोल दूंगा सेकेंड्स पेंडुलम। तो 2 सेकेंड्स होगा तो सेकेंड्स पेंडुलम। और लेंथ को मैं बोल दूंगा एल एस, लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम। सो अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम। तो 2 2 तो कैंसिल हो गया। तो 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल एस बाई जी। सो दिस इज, इफ यू स्क्वायर इट, तो एल एस इज इक्वल टू जी बाई पाई स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, right? Good. So good enough for the day, sufficient, because next topic that I want to tell you will take more time, and our limit of one lecture is around 50 minutes, right? So I'll continue this in next session.